हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स सेंटर, ऑन वेरियस पॉइंट्स। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को देखिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं इस वीडियो के अंदर, ये आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बिल्ड करेंगे और आपको अश्योर करेंगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। और हाँ, जब आप ये कॉन्सेप्ट सारे पकड़ लेते हैं तो एमसीक्यू, सर्च एंड रीजनिंग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये आपसे सारे बनने लगते हैं, लेकिन इसके पहले आपको टॉपिक को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आज आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखेंगे और इन चीजों को समझेंगे ध्यान से। देखो, तो मान के चलिए सबसे पहले हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो रिंग एक्सिस पर निकालनी। मान के चलिए ये हमारे पास एक रिंग है और ये इस रिंग की एक्सिस है, तो रिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है इसके एक्सिस पर भी होगा और वही इफेक्ट, वही मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। कहां पर? एक्सिस पर। फिर इसके बाद हम सेंटर पे पता करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मान के चलिए हमारे पास जो रिंग है ना वो कुछ इस तरह से रखी हुई है, तो आपको बोर्ड पर ऐसा डायग्राम की जगह हम इसका साइड व्यू दिखाएंगे कुछ इस तरह से, और ये इसकी एक्सिस है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मान के चलिए ये हमारे पास जो रिंग है वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए। ठीक है, नाउ अभी ये इसकी एक्सिस हो गई जिस पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई ये जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है आई, तो दैट मींस इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो आप देखिए कि जब इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा होगा आई, तो फिर इस रिंग का हर एक पार्ट, क्योंकि करंट यहां से भी जा रहा है यहां से भी जा रहा है, तो इस रिंग का हर एक छोटा सा पार्ट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। तो हमने सबसे पहले दो छोटे छोटे ऑपोजिट एलिमेंट्स, ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स ले लिए। एक ऊपर वाला करंट एलिमेंट, दैट मींस एक ऊपर वाला डीएल और एक नीचे वाला डीएल। ये छोटे छोटे से एलिमेंट इस पॉइंट पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जिसको अपन बोलेंगे डीबी, और इस डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाए कंप्लीट बी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मान के चलो कि यहां से करंट पास हो रहा है, तो हमने यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया जिसको आपने नाम दे दिया आइडियल वेक्टर। क्या नाम दिया? आइडियल वेक्टर। इस आइडियल वेक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर बनेगी। चलिए पहले ये क्या बताया हमने, ये हो गई यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसको हम नाम दे दिया एस। इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस हो गई इसको हमने नाम दे दिया आर, और सेंटर ओ से लेकर के इस पॉइंट तक की जो आप कहेंगे कि जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई आपके पास ए। दैट मींस एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर आपको पॉइंट पी दिया हुआ जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी इधर। तो देखो ये वाले आइडियल वेक्टर के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी जो डिस्टेंस हो गई वो ये हो गई। ये क्या है? आइडियल वेक्टर। ठीक है ना, ध्यान से देखना कि ये देखो ऊपर वाला पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगी, नीचे वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगी। आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी हमेशा इस रिंग के कारण, वो आइडियल वेक्टर आपका यहां पर है और लेंथ यहां पर है। तो अगर आप राइट हैंड जो है रूल से निकालेंगे तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होती है। तो देखो ये आइडियल वेक्टर, इसकी जो ये आइडियल वेक्टर इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से, ये आइडियल, ये डिस्टेंस, तो इस पर 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसी तरह ये आइडियल वेक्टर, इस पर राइट हैंड थंब रूल से हमने निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड ये बन रही है। कितने डिग्री पर है ये टोटल 90 डिग्री बन रहा है, टोटल 90 नाउ। तो अभी ध्यान से देखिए, आप देखिए इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हम नाम दिया डीबी वेक्टर। ये हो गया आपके पास ये हो गया डीबी वेक्टर, ये डीबी वेक्टर है। देखिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपके पास ये है फाई, इस एंगल को हमने मान लिया फाई। ये फाई किसके बीच का एंगल है? ये जो डिस्टेंस एस है ना और इसकी एक्सिस के बीच का एंगल है फाई। अब ध्यान से देखना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर ये वाला एंगल फाई है तो इस डीबी को आप रिजॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो क्या हुआ कि भाई ये जो डीबी है, आप यहां पर देखिए कि देखो सबसे पहले चलो मैं आपको बताता हूं कि ये आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। ध्यान से देखना, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये टोटल एंगल ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो भाई ये वाला कितना कहना चाहिए मुझे? 90 - 5।
अब ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस फाइव, ध्यान से देखो, ये वाला टोटल एंगल हमने अभी कितना बताया, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे। तो अगर ये टोटल 90 है, जिसमें से ये वाला 90 माइनस फाइव हो गया, तो ये वाला कितना बनेगा 5। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि यदि आप यहां से ये कह सकते हैं कि यदि ये 5 है तो फिर ये वाला एंगल भी 5 होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझने लायक है। अगर ये 5 है तो फिर ये वाला एंगल भी 5 होगा। हमने इसको प्रूव कर दिया। नाउ अभी देखिए, इस dB वेक्टर को आप रिजॉल्व करेंगे तो फिर इसके दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। एक कंपोनेंट वो जो dB cos फाई कहलाएगा। cos फाई क्यों? बिकॉज इसके साथ बन रहा है फाई, जिसके साथ एंगल फाई बन रहा होता है वो वाला कंपोनेंट cos फाई होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ फाई बन रहा है तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट वो cos फाई कहलाएगा। इस dB का एक कंपोनेंट आगे इसको ले जाएगा, जिसको हम बोलेंगे dB sin फाई। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला एंगल फाई है तो फिर इस dB के साथ ये वाला एंगल बन रहा है फाई। तो आप इस dB को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट होगा इसका नीचे वाला dB cos फाई, और ये वाला इसका जो है एक और कंपोनेंट होगा dB sin फाई। तो आप देखेंगे कि जो दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे कि एक आपका ये है और एक आपका ये है, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रिजल्टेंट बन रही है, उसमें से dB cos फाई वाले कंपोनेंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ किसका इफेक्ट बचेगा? dB sin फाई का। ये dB sin फाई एड अप हो जाएंगे। इसी तरह से ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, इसका ये वाला, ठीक है, इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा dB cos फाई कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कौन सा बचेगा? dB sin फाई हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको इस रिंग के कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बाकी सारे कंपोनेंट तो हर बार कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों पॉइंट के निकालोगे तो dB cos फाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि भाई आपके पास बचेगा dB sin फाई, और आप उस dB sin फाई का करें इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट B। दैट मींस आपको ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको dB sin फाई जो है करना पड़ेगा, dB sin फाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। तो पहले आपको यहां पर dB निकालना पड़ेगा। अब dB कैसे निकालेंगे? तो dB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे लिखेंगे बाय बायो-सैवर्ट लॉ, बाय बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हम क्या जानते हैं कि भाई dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आईडीएल से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है? तो आपने कहा सर एस स्क्वायर। समझ गए? हाँ, नाउ अभी आपको समझना है कि जो थीटा है, ये जो है ना, ज्यादा 99% बच्चे जो इस डेरिवेशन में कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ इसी पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं। ये जो थीटा है, यहां पर थीटा क्या है? बोले यहां पर थीटा है 90 डिग्री। बिकॉज आपको पहले समझना है थीटा इज द एंगल बिटवीन, कैसे है ये बता रहा हूं भी, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड एस वेक्टर, यानी कि ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है उसका एंगल है। समझ रहे हो ना? तो अब आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये जो आप देखो कि यहां पर छोटा सा आइडियल वेक्टर होगा, और इस पॉइंट पर यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास दूसरी रिंग है, ये मेरे पास यहां पर छोटा सा आइडियल वेक्टर होगा, और यहां पर मैंने लिया हुआ है एस वेक्टर। आइडियल वेक्टर ये रहा और एस वेक्टर ये रहा। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि थीटा जो है एंगल है आइडियल वेक्टर और एस वेक्टर का, तो बच्चे मान लेते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सर यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो स्टूडेंट नहीं मानते। बोला सर क्यों? ये तो देखो, ये तो लाइन तिरछी है, ये तो मुझे इंक्लाइंड दिखाई दे रही है, तो फिर 90 डिग्री कैसे हो गया? यही तो पॉइंट है कि आप एक गलती कर रहे हो। आप क्या गलती कर रहे हो? आप ऐसे देख रहे हो, आप ये वाला एंगल देख रहे हो। ये आपके पास मान लो ये रहा, ये आपने कॉइल देखी, आप ये वाला एंगल देख रहे हो। अगर आप ये वाला एंगल देखोगे तो आपको 90 डिग्री नजर थोड़ा ना आएगा। आपको ये एंगल नहीं देखना, आपको एंगल देखना है आइडियल। ये देखो, ये तो हो गया एस वेक्टर, मार्कर तो हो गया एस वेक्टर, ठीक है ना? ये देखो, अब आइडियल वेक्टर कहां है? आइडियल वेक्टर ये है। तो जरा चेक करो इन दोनों के बीच में यहां पर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना? कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री पक्का। ये चेक करो, ये देखो मैं इसको कैसे, ये देखो ये ऐसे रखी हुई है, ध्यान से देखना, ये कितना एंगल है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो अभी भी आप झूठ मत बोलना, इसके बीच में कितना एंगल, जैसे मान लो ये मेरी फिंगर है, ठीक है, अब इस फिंगर पे मैं ऐसे रख रहा हूं, ठीक, तब भी 90 है। अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया
तो आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये देखो, ठीक, ये फिंगर देखो, मैं इसको घुमा रहा हूं, किस किस के बीच में एंगल देखना है आपको, एंगल देखना आइडियल वेक्टर, ये रहा आइडियल वेक्टर और एस वेक्टर, तो ये एंगल देखना है, ये वाला कौन सा एंगल, ये वाला एंगल देखना है, ये वाला, ये नहीं देखना, ये वाला एंगल नहीं देखना। तो देखो ये आइडियल वेक्टर, ये एस वेक्टर, मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, कैसे भी घुमाऊं, क्या मेरी फिंगर के साथ यहां वाला और यहां वाला एंगल बदल रहा है? नहीं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो बताओ, ये देखो, आपको ये नहीं देखना कि ये पेन कितनी झुकी हुई है, वर्टिकल के साथ थोड़ा ना देखना एंगल, आपको देखना आइडियल वेक्टर और एस वेक्टर के साथ। तो कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री। समझ आया? नाउ तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने लिख दिया, ये आपका जो थीटा हो गया ये 90 डिग्री हो गया। देखिए, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम ये करना है कि dv इज इक्वल टू जो आपका निकला दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन एस स्क्वायर। तो यहां से देखिए dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन एस स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करना है जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहता हूं b इज इक्वल टू db साइन फाई, ये रहा साइन फाई, ठीक ना, तो b इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू अभी हमने निकाल दी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl अपॉन एस स्क्वायर, और ये है आपके पास साइन फाई। देखो यहां से क्या क्या चीजें बाहर आ जाएंगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर देखिए b इज इक्वल टू, अच्छा साइन फाई के प्लेस पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में वर्क कर रहा हूं, इन ट्राइंगल लेट्स से दिस इज OAP, ठीक है, या AOP, ठीक, तो देखिए अगर मैं कह दूं यहां पे ऑल्सो इन ट्राइंगल AOP, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू आपके पास आ गई r अपॉन एस, तो आप यहां पे r अपॉन एस लिख सकते हैं, ठीक। नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आपका यहां से r बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई, यहां से r बाहर आ गया, नीचे से s क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा dl का इंटीग्रेशन देखिए, ये अगर आप इस dl को ओपन कर देंगे तो ये पूरा खुल के कितना हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि अगर आप एक रिंग को ओपन कर देते हैं तो पूरा इसका इंटीग्रेशन, इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी बन जाती है 2 पाई r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू r अपॉन एस क्यूब इंटू ये कितना होगा 2 पाई r, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2 पाई से तो आपका ये 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, चलिए तो आपका कितना बचेगा, ठीक है। नाउ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें एक काम करना है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, ये यहां से अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये आपका बन जाएगा 2s क्यूब इंटू r स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए नाउ तो अभी आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पर मिलेगा कि b इज इक्वल टू, आप यहां से लिख सकते हैं, इसको कैंसिल नहीं करना है अभी अपन को, म्यू नॉट आई, ठीक है कैंसिल कर दो कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर और नीचे बचा 2s क्यूब, b इज इक्वल टू, क्या आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल AOP अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको मिलेगा कि हमने अभी जो R माना था वो ये था, A माना था वो ये था और S माना था ये था। तो S की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई S की वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर, ये जो रूट है, रूट को हमने बोला 1/2 है। तो भाई B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 2, एस क्यूब के प्लेस पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और ये आपको कितना हो जाएगा, ऊपर क्या दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो ये जो हो गया अच्छा 1/2, और पावर इसके ऊपर ऑलरेडी 3 लगी हुई है, तो ये तो कितना हो गया आपका 3/2। चलिए ये जो डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो आपको एक और चीज बताता हूं कि आपने एक्सिस पर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपको जो है ना, अगर इस केस में आप ये मान ले कि यदि जो एक्सिस है, इस एक्सिस की डिस्टेंस क्या है a और रेडियस क्या है r, इसके लिए हम हालांकि अलग से डेरिवेशन करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि यदि ऐसा हो जाए कि इस a की वैल्यू छोटे होते एकदम 0 हो जाए, ठीक है। अगर a 0 हो गया और सिर्फ आपका r यानी कि एक्सिस की लेंथ 0 हो गई, एक्सिस की लेंथ खत्म हो गई, तो हम सिर्फ कहां पर आ जाएंगे, सेंटर पे। कहां जाओगे, सेंटर पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं r इज मच ग्रेटर देन a, तो आप a को नेग्लेक्ट कर दोगे, इसका मतलब है b म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, आर स्क्वायर पावर है 3/2, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली आपके पास ये देखो ये 2r क्यूब बचेगा, क्या बचेगा 2r क्यूब, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा सिंपल r, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये जो डेरिवेशन हो गया, ये जो पॉइंट, ये कहां पर हो गया, इसके सेंटर पे, क्योंकि अगर a की वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो आप कहां आ गए, इसके सेंटर पे। तो यही इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है बहुत अच्छे तरीके से। नाउ अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास बनता है, अभी हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेंशन मत लेना, बस ये इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। जो हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अभी देखिए, हमें अब डेरिवेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मान के चलिए कि ये अभी देखो आप यहां पे लिख सकते हैं कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर पे। तो मान के चलिए ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है सो इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमने करंट इस डायरेक्शन माना है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इसको सेंटर पे कहां बनेगी, इनवर्ड, यहां से भी इनवर्ड, ऊपर से भी इनवर्ड, नीचे से भी इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे हो गई इनवर्ड। हमने माना कि एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट या फिर कहूं करंट एलिमेंट यहां पर है, जिसको हमने नाम दे दिया दैट दिस इज आपके पास डीएल वेक्टर, ठीक है। करंट फ्लो रहा है तो हमने कहा भाई आइडियल वेक्टर। नाउ तो इस आइडियल वेक्टर और इसकी जो रेडियस हमने लेट से मान ली r, तो हमने इसको कहा r वेक्टर, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर निकालता हूं dB, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90। थीटा किस किसके बीच का एंगल है, आइडियल वेक्टर और इसकी डिस्टेंस, तो ये कितनी है r, समझ गए ना, आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये कितना हो जाएगा आइडियल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने क्या निकाल दिया dB। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, b इज इक्वल टू आप इस dB का इंटीग्रेशन करते हैं, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहां से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dl का, क्लियर। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन होने के बाद बन जाएगा ये 2 पाई आर, तो यहां से 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, आर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2r, तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर होगी टू द आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, दैट मीन्स यहां पर अगर मैं कहूं तो ये जो डायरेक्शन है इसकी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है।
अभी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इस पर जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से पूछा जाता है इसको आपको समझना है, बिकॉज तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। हटा दे इसको। चलिए तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन जो कराया जा रहा है ये सीबीएसई में आपसे पूछा गया है 3 नंबर में एक बार, और उस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये तो बनेगा ही, इसके साथ साथ आने वाले क्वेश्चन की जो अपॉर्चुनिटीज होंगी ये भी थोड़ा सा बनती है ना। अभी देखिए, आपको कंडीशन ये दी है कि आपके पास 2 रिंग्स हैं, इन दोनों रिंग्स के सेंटर्स के बीच के जो टोटल डिस्टेंस है ये 2r है, और इसके सेंटर पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये मान के चलिए कि जो टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ से इसके सेंटर से लेकर के ये r है, और जो रेडियस है, ये जो रेडियस है दोनों रिंग्स की ये आपको r गिवन है। आपको इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, बट ये जो रिंग P है और ये वाली जो रिंग Q है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है ये कुछ इस तरह से कि भाई इसमें क्लॉकवाइज है और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको इस पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अभी देखिए, हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या करना होता है भाई, लूप में करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में आप जो है क्या करेंगे, थंब को रखेंगे, इसके बाद जो भी डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन फिंगर को रखेंगे, फिंगर्स पे 90 डिग्री बना देंगे तो आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन आपको कई बार डायरेक्शन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए कैलकुलेशन करें या मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा रिंग से दूर जाएगी। जैसे अपन ने अभी पढ़ा हुआ था ना कि यहाँ पर आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये इसके 2 कंपोनेंट हुए थे, फिर ये cos फाई वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर गए थे, फिर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो dB sin फाई थी। कौन सी थी? dB sin फाई, और वो कहाँ थी? इस डायरेक्शन में। अगर आप इस साइड देख रहे हो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस Q के कारण जो बनेगी वो इस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड। कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड, ठीक है। क्यों? याद रखिएगा कि जब भी एक्सियल पॉइंट पर, एक्सिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें और करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस रिंग से दूर डायरेक्शन में होगी, इस रिंग से दूर जाएगी। जबकि क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस रिंग के क्लोजर जाएगी, ठीक है। याद रखो, क्लॉकवाइज के लिए क्लोजर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इससे इस रिंग से दूर जाएगी। नाउ अभी अगर करना है तो आप देखो, इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये आपकी BP प्लस BQ दोनों को ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप अगर निकालते हैं इसको तो कैसे निकालोगे भाई? BP हमने निकाला हुआ फॉर्मूला इसके लिए, एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन ये क्या है भाई? 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ए क्या होता है? अभी हमने एक्सिस के लिए डेरिवेशन किया तो a इसको माना था ना, तो यहाँ पे a की जगह क्या रखना है? r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। प्लस सेम आ जाएगा तो म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। बस अभी आप इसको थोड़ा सा जो है फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन यह आपका 2r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2r स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर भी सेम लिख सकते हैं, म्यू नॉट I r स्क्वायर और ये 2 इंटू 2r स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको ये मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन ये आपका 2 इंटू 2r का क्यूब बचा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 8r क्यूब, प्लस यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू 8r क्यूब, ठीक है। नाउ तो B इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन ये आपका 2 इंटू 8r क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर बचेगा दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 8r क्यूब। क्लियर है? नाउ बस ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपका रिजल्ट हो गया। समझ गए? तो इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने इस BP और BQ को सिंपल ऐड कर दिया बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, जैसे मान के चलो एक में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बनती इस डायरेक्शन में, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बनती इस डायरेक्शन में। तो बस काम हो जाता, B1 माइनस B2 या BP माइनस BQ आप कर देते। समझ में आया ये क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है ये कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। चलिए, अगर आपसे कहता मैं कि एक में जो मिल रहा है ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का
सेम क्वेश्चन, मतलब कभी जो है वैल्यू करंट की √3i या i दे दी जाएगी और कभी वैल्यू 3 एम्पियर 4 एम्पियर या कभी जो है सिर्फ करंट की वैल्यू बदल करके सेम क्वेश्चन आपको कम से कम जो है 4 से 5 बार रिपीट हुआ है सीबीएसई में, 3 नंबर में, कभी इससे ज्यादा में भी पूछ लिया जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपके पास 2 रिंग्स होंगी और ये दोनों रिंग्स कुछ इस तरह से होंगी कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में जो करंट है ये आप किसी भी डायरेक्शन मान सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में आपको करंट नहीं दिया, तो जो भी करंट है वो आप दोनों रिंग्स में सेम डायरेक्शन माने, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपके पास एक रिंग है और ये आपके पास एक दूसरी रिंग है, क्लियर। आपको इसके सेंटर पे, कहां पर, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इन दोनों के कॉमन सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। से ये आपको रिंग 1 है और ये आपको पास रिंग 2 है, तो फर्स्ट वाली रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 3 एम्पियर, सेकंड वाली रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 4 एम्पियर। ये आपको कैलकुलेशन करनी है, एकदम आसान सा काम है। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाली रिंग में जो करंट है वो आपका फ्लो हो रहा है I एम्पियर और सेकंड वाली जो रिंग है उसमें करंट फ्लो हो रहा है √3i एम्पियर। नाउ अभी देखिए, तो आपको इस कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें जो है करंट की डायरेक्शन तो नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, खुद के मन से, करंट की डायरेक्शन दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं दी जाती तो खुद के मन से आप डायरेक्शन मान लो। बेटर ये होगा कि दोनों में हम सेम डायरेक्शन मान लें। तो हमने माना कि भाई दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मान लो, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं करंट दिखाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा और इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। चलिए तो अभी आप देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन, हाँ तो देखो करंट की डायरेक्शन अगर ये है, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब जो होगा ना मेरा ऊपर, ये थंब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये किसके कारण, सेकंड वाली रिंग के कारण, तो ये B2 हो गया। फर्स्ट वाली रिंग देखो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, इस तरह से। फर्स्ट वाली रिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कहां बनेगी, तो मैं इसको बोलूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड है B1 इस डायरेक्शन में। वन सेंटर पर है ये, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है जो हमने दिखाई हुई है। चलिए तो आप देखिए यहां पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नेट, वो कुछ इन दोनों के बीच में से जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें B1 और B2 निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि भाई B1 कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, कॉमन सेंटर पे निकालना है ना, मतलब सेंटर पे। फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने इसका फॉर्मूला निकाल के रखा है μ0I/2R, μ0I/2R ये निकाल के रखा हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, μ0I/2R, देखिए μ0I के प्लेस पर हम क्या रखें भाई, ये फर्स्ट वाली, चलो फर्स्ट वाली में निकाले, तो μ0I/, ये देखो फर्स्ट वाली है ना, ये उल्टा नाम दे दिया क्या मैंने इसको, ठीक है। चलिए μ0I/2R, ठीक है। सेकंड वाली में जो करंट फ्लो हो रहा है ये हो रहा होगा μ0 √3I/2R, R स्मॉल लिया है तो चलो स्मॉल ले लेते हैं। नाउ ये क्या है भाई, ये B1 है, ये B2 है। नाउ अभी क्या करोगे, आपको निकालना नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो, और जब ये दोनों आपके 90 डिग्री पे होते हैं तो कैसे निकालते हो, ये देखो √B1² प्लस √B2², ठीक है। नाउ तो B नेट इज इक्वल टू, ये देखिए B1² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो μ0I/2R का होल स्क्वायर, चलिए प्लस यहां पे देखो μ0 √3I/2R का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब ध्यान से देखने पर अपन को क्या मिलेगा कि भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहे हो इसमें से μ0I/2R तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे μ0I और ये आपका ये तो अंदर बाहर आ गया, सिर्फ √3 पे स्क्वायर था, सिर्फ √3 पे स्क्वायर अंदर बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो B नेट इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, μ0I/2R और ये 3 + 1 दैट मीन्स √4 की वैल्यू होती है 2, तो यहां से कैंसिल हो गया। तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये हो रही है कितनी, μ0I/R ओनली। समझ में आया। तो ये हम इस तरह से अगर वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए,
अगर जरूरत पड़ जाए कि भाई ये बताइए कि आपको जो है ये इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो कैसे बताओगे? से दिस एंगल इज अल्फा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये अल्फा एंगल बना रही है, तो कैसे निकालोगे? टेन अल्फा। क्या निकालोगे? टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है? आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से जा रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा जो है आप इस तरह से लेके गए, तो टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? b1, तो b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू दैट मीन्स अगर आप b1 और b2 को यहाँ पर जो है क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हाँ, परपेंडिकुलर क्या है? सॉरी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, तो आप b2 अपॉन b1 करेंगे। ये देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर, तो b2 अपॉन b1 को डिवाइड करने पे b2 में b1 का डिवाइड करोगे तो टेन अल्फा की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी √3। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा फिर? 60 डिग्री। टेन इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका तमाम बार, कैसे कम से कम जो है 4-5 बार तो रिपीट हो चुका है, बट विद डिफरेंट वैल्यूज, है ना, और कुछ बार तो जो है सेम वैल्यूज के साथ। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं कि यदि आपसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिंग के फॉर्म में पूछी जाए तो आप उसको कैसे करेंगे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ना। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे आप मतलब एकदम सिंपल सा है, लेकिन आप बहुत सारे, कम 5, 6, 7, 8, 10 बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एकदम आना चाहिए, समझ रहे हो तरीके से। हालांकि अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं और जो है इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सीख गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना जो है टाइम लगाए हुए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है AB, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रहा है इसमें इस डायरेक्शन में। ठीक है, देन ये करंट आते हुए ये करंट आगे बढ़ जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू है आपके पास I। क्लियर? अभी देखिए, आपको निकालना है इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है? सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड से ये बन रहा है सेमी सर्कल। क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। सेंटर O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब देखो, एक्चुअल में आपको एक मेन चीज बताऊं, आप इसका आंसर देख के ही बता सकते हो μ0I/4R, लेकिन पहले आपको समझना होगा, ये अगर आपके पास कंडक्टर AB है तो इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस कंडक्टर का कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 होगी। टेक्निकल रीजन कहूं तो भाई ये जो φ1 और φ2 की वैल्यू 0 होगी, sin 0 + sin 0 आंसर आएगा 0, और 0 का इंटू इससे तो मैग्नेटिक फील्ड 0। और जो अपन जो वैसे ही जानते हैं लॉजिकल तरीके से वो ये है कि कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से बनेगी सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में बनेगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पहुंचेगी? तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो देखो, इस AB के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इस DE के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0। तो अगर AB और DE के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई तो फिर सिर्फ इस BCD के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके सेंटर पे। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो BCD है ये आपका सेमी सर्कल है। क्या है? BCD है, ये आपका सेमी सर्कल है। क्लियर? तो देखिए जरा क्या करना होता है कि आप यहां पर देखो कि भाई DB = μ0I/, बात सुनिए, क्या करेंगे? ये सेमी सर्कल है, सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपकी B = μ0I/2R। तो सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? μ0I/4R। दैट मीन्स इसका आधा। μ0 सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है आपके पास μ0I/2R। तो सेमी सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ये हो जाएगी μ0I/4R। हो जाएगी ना? हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या करना होता है? DB = तो अभी अपन इसको सीखते हैं कैसे। अगर आप इसको सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो मैंने कहा μ0I IDL μ0/4π IDL sin θ/r², ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहां पर अगर आप देखें कहीं से भी, चाहे इस पॉइंट से देखो, चाहे इस पॉइंट से देखो, चाहे यहां से देखो, ये जो आइडियल वेक्टर है और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बनेगा हर केस में। तो θ = ये 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे DB = तो μ0I DL sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन 4π × r², ये बचेगा। ठीक ना? तो आपके पास ये DB है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे B मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो μ0I अपॉन 4π r², ये तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ DL का। तो B =
म्यू नॉट आई, इसको समझिए अच्छे से, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, सेमी सर्कल है तो आप आराम से कह सकते हो कि सर पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल में हो जाएगा ओनली पाई आर। तो यहां पर आपने जो आंसर निकाल दिया दैट आंसर इज योर म्यू नॉट आई अपॉन 4r निकल गया। अब देखिए यहां पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना कि कोई भी कंडीशन मिल जाए, मतलब आप इसको देख के ही बता सकते थे, लेकिन अपन ने सॉल्व करने का मेथड सीख लिया। अब आपको किसी भी टाइप का जो पैटर्न है वो मिल जाए तो आप कर सकते हैं। कंडीशन क्या बनेगी कि आपका हर एक स्टेप यहां तक सेम होगा, हर एक स्टेप यहां तक सेम होगा, बट जो बदलेगा वो है इस डीएल का इंटीग्रेशन। जैसे मान के चलिए अगर अभी आपके पास इस तरह से दे दिया गया कि हमारे पास इस तरह से, ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे दिखाऊं ना, देखिए ये जो एंगल है, एंगल बना दिया यहां पर से दिस एंगल इज 90 डिग्री। हालांकि 90 थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन चलो मैंने इसको कह दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ए बी देन ये सी देन ये डी और ये ई इस पॉइंट पर अगर करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सब कुछ सेम जाएगा। बट यहां पर देखो ये आर्क आपका इतना है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आएगा, ये पूरा आर्क, तो ये आर्क कितना हो जाएगा ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो डीएल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डीएल क्या है लेंथ, दैट मींस लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मैं यहां से देखूंगा कि भाई आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल इनटू रेडियस हो जाएगा। चलिए तो आर्क जो है दिस विल बी, एंगल कितना हो रहा है भाई 270 डिग्री, तो 270 डिग्री को आप कितना लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए इनटू रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी आर मान के चलो, हर किसी में मान रहे हैं तो नाउ। तो यहां पर देखो आर्क के प्लेस पर इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल के प्लेस पर इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा 3 पाई बाई 2 इंटू आर। तो ये कैंसिल होने के बाद बचेगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अपॉन 8 पाई आर इंटू 3 पाई। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी योर म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ठीक है, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये बन गया। मान के चलो कि अगर कंडीशन आपकी इस तरह से दी होती तब क्या करोगे, ये बन गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिल गया कि मान के चलिए कि ये आपके पास एक इस तरह का आर्क है और ये एंगल बन रहा है यहां पर अल्फा, कितना बन रहा है अल्फा। करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई और जिसकी रेडियस है वो है आर। कैसे निकालोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई आर इंटू, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डीएल का करोगे इंटीग्रेशन, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, आर्क का फॉर्मूला एंगल इंटू रेडियस बनेगा, एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है जरा देखो अल्फा, रेडियस कितनी है आर, तो बस अल्फा इंटू आर आप इसकी जगह लिखें। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू आर। आर से आर कैंसिल हो गया, 4 पाई था क्या, हाँ जी, तो कितना बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आपका, ये सिंपल आपका ये कैपिटल आर लिखा था आर इंटू अल्फा। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप इस तरह से इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखो, आपसे 100% बनेंगे। और एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग चैनल पर टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इन वीडियोस को दबा करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।